तो बच्चों, आप 8th में पहुंच चुके हो और अभी आपके हाफ़ ईयर एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है। और ये हाफ़ ईयर एग्ज़ाम जो है आपका सितंबर में होगा। तो उसका ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है 2023, और ये सभी 2024-25 सब में काम आने वाला है, ठीक है। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ना, तो उनके 60 में से 60 मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो क्वेश्चन पेपर ही नहीं समझ आता, और बहुत सारे बच्चे नए नए आते हैं, लेट आते हैं, थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो करके, तो वो पिछड़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं 2 घंटे 30 मिनट में आप इस क्वेश्चन पेपर को कैसे और कौन से क्वेश्चंस इसमें आएंगे, वो सब आपको इस वीडियो को देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। और संस्कृत का क्वेश्चन पेपर भी आएगा आपको इस चैनल पे, तो चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा आपको, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आप जो हाफ़ ईयर में अच्छे मार्क्स ला सकें इस बार, ठीक है। हाफ़ ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक है। आजकल टर्म 1 टर्म 2 के अलग अलग मार्क्स होते हैं, तो उसी की वजह से आपको हाफ़ ईयर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर जाके सेशन एंडिंग में देखेंगे। लेकिन हाफ़ ईयर में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं अगर, तो देखो, चलो जानते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि आपने प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ना है, और जो प्रश्न पूछे गए उन्हीं का उत्तर लिखना है। जो प्रश्न नहीं पूछे गए उनका उत्तर ऐसे ही नहीं लिख के आ जाना, सभी प्रश्नों के उत्तर देना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम का ध्यान रख के ही उत्तर लिखने हैं, ये ना हो कि आप धीरे 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 लिखते रहें और टाइम जो 2 घंटे 30 मिनट बीत जाएं। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि 6th 7th में आप ऑलरेडी ऐसा ही क्वेश्चन पेपर देख के आए हो, तो सेम टू सेम वैसा ही है। तो सबसे पहले आपको क्या आता है, एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद जिसको आप पैसेज कहते हो इंग्लिश में, ठीक है। इसको आपने पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उनमें से कोई एक को टिक करना है और फिर अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे तो ये नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर नहीं आने वाला। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आपको सारा पता चल जाएगा। देखो लिखा है वर्तमान काल, वर्तमान काल प्रेजेंट टाइम जो अभी चल रहा है, चारों ओर विज्ञान की तूती बोल रही है। विज्ञान की तूती बोलना मतलब सारी तरफ विज्ञान विज्ञान की बात हो रही है। मनोरंजन के क्षेत्र में जितने भी सुंदर अन्वेषण एवं आविष्कार हुए हैं, उनमें सिनेमा भी एक है, और सिनेमा को चलचित्र कहते हैं। चलचित्र का आविष्कार 1890 ईस्वी में थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा अमेरिका में किया गया। जनसाधारण के सम्मुख सिनेमा पहली बार लंदन में लूमेयर द्वारा उपस्थित किया गया। भारत में पहले सिनेमा के संस्थापक दादा साहब फाल्के समझे जाते थे। उन्होंने पहला चलचित्र 1913 ईस्वी में बनाया। भारतीय जनता ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। आज इस व्यवसाय पर करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है, और विश्व में भारत का स्थान इस क्षेत्र में प्रथम है। पहले चलचित्र जगत में केवल मूक चित्रों का ही निर्माण होता था। मूक होता है गूंगी फिल्में ही होती थी, उसमें मतलब बोला नहीं जाता, हाथों से इशारा होता था, ठीक है। बाद में इसमें ध्वनिकरण होता गया, बाद में इसमें आवाज़ डाल दी गई। तो मनोरंजन के क्षेत्र में सबसे सुंदर अन्वेषण या आविष्कार क्या है, तो वो है टेलीविज़न, है ना। यही हमने पढ़ा ना, मनोरंजन के क्षेत्र में जितने भी सुंदर अन्वेषण आविष्कार हुए उनमें सिनेमा चलचित्र भी एक है, ठीक है। चलचित्र का आविष्कार 1890 ईस्वी में थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा अमेरिका में किया गया। तो ये पूरा जो लिखा हुआ है, तो मनोरंजन क्षेत्र में सबसे सुंदर अन्वेषण आविष्कार क्या है, तो टेलीविज़न, मैंने बोला विज्ञान की तूती, सिनेमा या चलचित्र, तो इंटरनेट सेवा, क्योंकि है तो टेलीविज़न भी, लेकिन यहाँ पैसेज में सिनेमा और चलचित्र लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होगा, सिनेमा या चलचित्र, ये आपका सही उत्तर है, सिनेमा या तो जैसे मैंने जल्दी में टेलीविज़न जवाब दे दिया, तो मेरा ये गलत है। ये दोनों अच्छे उत्तर हैं, लेकिन आपको लिखना क्या है, सिनेमा या चलचित्र, क्योंकि पैसेज में सिनेमा या चलचित्र की बात हो रही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। जल्दी में अगर आप करेंगे तो आप टेलीविज़न लिख दोगे, है ना। तो इन सब ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, सबसे सही है, वही उत्तर होगा आपका। तो चलचित्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये आपने पढ़ा, थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा 1890 ईस्वी में, यहाँ लिखा हुआ 1890 ईस्वी में। तो भारत में सिनेमा का संस्थापक किसे माना जाता है, दादा साहब फाल्के जी को माना जाता है। देखो सिनेमा के संस्थापक दादा साहब फाल्के समझे जाते हैं। तो सिनेमा निर्माण के क्षेत्र में भारत कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है, पहले स्थान पे है इंडिया। तो चलचित्र जगत में पहले किस तरह की फिल्मों का निर्माण होता था, केवल मूक चलचित्रों का होता था, जिसमें आवाज़ें नहीं होती थी। तो ये हो गया 5 में से 5 मार्क्स आपके मतलब आ गए। तो टीचर आपने ना फालतू कुछ नहीं लिखना है, जो आंसर है वही लिखना है, और जो लिखा है यहाँ लिखा है अगर का ए वा ला, तो आपने ऐसा ही लिखना है हूबहू। आप ये ना लिख के आ जाओ का वा ला कवल ना, ये गलत हो जाएगा ना।
तो ऐसा ही करते हैं, कुछ बच्चे जल्दी में लिखते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक करके आते हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक अगर इस तरह की होगी तो ब्लंडर गिनी जाएगी, वो अच्छी मिस्टेक नहीं है। अब आपको बच्चों एक काव्यांश आएगा, एक कविता का अंश आएगा जो भी बाहर से आएगा, ठीक है। ये क्योंकि 8th क्लास में है तो 8th के लेवल का ही आएगा, 6th 7th के लेवल का नहीं आएगा, थोड़ा सा कठिन रहता है। तो इसको पढ़ना है आपने, काव्यांश को पढ़ने के बाद ही ये जो नीचे पूछे गए प्रश्न हैं उनके जवाब देने। पढ़ते हैं इसको। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर में कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो ये एक सुंदर सी कविता है। कविता पूरी नहीं है, कविता का अंश है, इसलिए इसको काव्यांश बोलते हैं। इसको पढ़ लिया। अब प्रश्न पढ़ने देखो। रत्नाकर किस तरह हृदय में उत्साह का संचार करता है? हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। तो रत्नाकर किस तरह हृदय में उत्साह का संचार करता है? हवा चलाते हुए, गर्जना करते हुए, प्रिय को पुकारते हुए, अपना महत्व बताते हुए। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हरदम में हृदय में प्रिय है ना, प्रिय को पुकारते हुए ये उत्साह और संचार करता है। लिखा समुद्र को देखकर कवि की क्या इच्छा होती है? समुद्र को देखकर कवि की क्या इच्छा होती है? अपने प्रिय के साथ जीवन बिताए, समुद्र के किनारे की हवा में जिए, विशाल समुद्र को देखता रहे, या लहरों की सवारी करके समुद्र का एक एक कोना घूमे। तो लिखा है कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो ये सही उत्तर है, लहरों की सवारी करके समुद्र का एक कोना घूमे। क्योंकि रत्नाकर जो है समुद्र को ही कहते हैं, जिसमें सारे रत्न हैं उसे रत्नाकर अर्थात वो समुद्र होता है। और उसके बाद है हमारा प्रश्न संख्या 3। समुद्र की सतह पर उगते सूर्य का बिंब किस तरह दिखाई पड़ रहा है? देखो कंगूरे की तरह दिखाई दे रहा है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। देखा मानो लक्ष्मी जी के सोने के घर का ऊपरी छोर हो, मानो लक्ष्मी जी के चांदी के घर का ऊपरी छोर हो, मानो लक्ष्मी जी के सोने के घर का ऊपरी छोर हो, मानो चांदी के घर का ऊपरी छोर हो, मानो सरस्वती जी के घर का ऊपरी छोर हो, मानो सरस्वती जी के महल की छाया हो। तो आपके लिए देखो इसको समझना, आपको इस लाइन को समझना आपको आना चाहिए। तो यहाँ कमला तो कहा गया माता लक्ष्मी जी को, है ना। कंचन कहा गया सुंदर, सोने को, सोने का मंदिर। तो यहाँ जो सोने वाला है ना, तो वही उत्तर है इसका। मानो लक्ष्मी जी के सोने के घर का ऊपरी छोर हो। तो ये कुछ पर्यायवाची आपको आने चाहिए, तभी जा कर के ये आसान होगा काव्यांश, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी जी की सवारी ले आने के लिए समुद्र ने किसका निर्माण कर लिया है? तो किसका निर्माण कर लिया है? स्वर्ण सड़क का, है ना। देखा है ऊंची नीची सड़क का, चांदी की अच्छी सड़क का, सोने की अच्छी सड़क का, टेढ़ी मेढ़ी पत्थर। तो सोने की अच्छी सड़क का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का समानार्थी शब्द नहीं है? रत्नाकर भी कहते हैं, पयोधी भी कहते हैं, जलनिधि भी कहते हैं, समीर नहीं कहते। समीर हवा को कहते हैं, ये हवा का पर्यायवाची है, ठीक है, वायु का पर्यायवाची है समीर। और समानार्थी आपको अच्छे से करवाए होंगे ना, 10-10, 15-15 तो करने चाहिए आपको, 20-20 करने चाहिए। हॉलीडे होमवर्क्स समर वेकेशन में आपको दिए गए होते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 जो है कि पाठ्य पुस्तक से एक अनुच्छेद आएगा, आपको उसको पढ़ करके जैसे आपने ऊपर जवाब दिया वैसे इसको देना, ठीक है। हुआ ये कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, कृषि होता है खेती, उद्योग होता है व्यापार, नहीं उद्योग, हाँ उद्योग व्यापार को कहते हैं, वाणिज्य भी व्यापार को कहते हैं। उद्योग को कारखाना भी कहते हैं, ठीक है, कारखाना। तो वाणिज्य व्यापार हो गया, शिक्षा एजुकेशन हो गई, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्रायः वही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है।
धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वह कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म भीरू, ठीक है, यही कारण है जो लोग धर्म भीरू हैं वह कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो लिखा है, देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए क्या व्यवस्था है? अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। यही है ना, यही पढ़ा था हमने। देखो, हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, यही लिखा है। किन लोगों का मन सब समय पवित्र नहीं होता? किनका जो मन है हमेशा पवित्र नहीं होता? तो वो हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। ठीक है, जो हंसी मजाक और दूसरों का हमेशा उल्लू बनाने में लगे हैं, ये तो गलत होगा। जो कृषि, उद्योग और वाणिज्य की स्थिति को अधिक उन्नत बनाने में लगे हैं, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक सुचारू, तो खा और गा दोनों इसके उत्तर हैं। तो उत्तर होगा आपका ये वाला। ठीक है, भारतवर्ष कानून को सदा किस रूप में देखते आ रहा है? धर्म के रूप में देखते आ रहा है, अधर्म के रूप में, सत्य के रूप में या असत्य? तो धर्म के रूप में देखता आ रहा है। लेखक के अनुसार किसे धोखा नहीं दिया जा सकता? तो किसे धोखा नहीं दिया जा सकता लेखक के अनुसार? तो यहाँ हमने पढ़ा है कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। कितना साफ साफ लिखा हुआ, तो धर्म को नहीं दिया जा सकता। तो ये लिखा है धर्म। धर्मवीरू लोग किससे लाभ उठाने में संकोच नहीं करते? जो लोग धर्मवीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से, ठीक है, किससे? कानून की त्रुटियों से, ये है उत्तर। ठीक है, कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो ये पाठ्य पुस्तक की एक कविता आ रही है आपको आगे, तो इस कविता को आपने पढ़ा। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक बाब से पिए। हम दीवानों की क्या हस्ती, उससे आई हुई कविता की टोली। लिखा, दीवानों की टोली क्या नहीं पूछने के लिए कहती है? तो वो कहती है कि हम किस ओर चले ये मत पूछो, है ना, किस ओर चले ये मत पूछो, किस ओर हम किस ओर चले हैं ये नहीं पूछना है, बाकी सब पूछो। वह लोग कौन हैं जो जग को अपना कुछ दिए चले? दूसरों से लड़ाई करने वाले हैं क्या? मस्ती से जीवन जीने वाले हैं? तो मस्ती से जीवन जीने वाले जो हैं वो हैं वो जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, इस पंक्ति के बाद अगली पंक्ति कौन सी है? दो बात कही दो बात सुनी, ये है। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, लिखा है ना, कुछ हंसे और कुछ। कितना आसान है। दीवानों की टोली सुख दुख के घूंटों किस तरह पीकर चल पड़ी, एक बाब से छक्कर, है ना, लिखा हम एक बाब से पिए चले, तो एक बाब से चलना है बस इसलिए चले। इस पंक्ति में क्या भाव निहित है? बिना उद्देश्य के चलना, बिना उत्साह के चलना, लक्ष्यहीन होकर जीना, स्वार्थपूर्ण ढंग से। ये भी गलत है, ये भी नेगेटिव है, ये भी गलत है। तो ये है बिना उद्देश्य के चलना। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने। सिर्फ 4, 5 आए होंगे, सिर्फ 4 देने। वस्तु विनिमय क्या है? ये आपको पता ही है, वस्तुओं का लेन देन को कहते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, जो आपने पढ़ी थी कि पुराने समय में सामान देख करके दूसरा सामान ले लेते थे, उसको वस्तु विनिमय कहते थे। लेखक को गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद क्यों हो आई थी? ये बस की यात्रा आपने पढ़ा था, उसमें से आया हुआ प्रश्न। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है? क्योंकि बिना रोक टोक के एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा है? और कविवार रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक प्रार्थना गीत में क्या लिखा है? तो ये सारे प्रश्न जो है आपकी टेक्स्ट बुक में हैं, आप उस बुक में से लिख भी चुके हैं ये प्रश्न, उनके आंसर आपकी नोटबुक में हैं, तो वहाँ से ही जा करके याद करो। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने। ये भारत की खोज में से अहमदनगर से जुड़ी कौन सी घटना आज भी याद की जाती है? बताओ। इलाहाबाद, प्रयागराज और हरिद्वार किस लिए प्रसिद्ध है? ये बताओ। सिंधु घाटी की सभ्यता के नष्ट होने के कौन कौन से कारण थे? ये भी बताओ। बौद्ध साहित्य में वैशाखी पूर्णिमा को महत्वपूर्ण माना गया है, क्यों? ये बताना आपने। 3 करने ओनली, 6 मार्क्स का आएगा भारत की खोज में से। निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार सही विकल्प से उत्तर देने आपने। ये सब आ रही है आपको अब व्याकरण, ठीक है।
8 मार्क्स की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के उत्तर में हिमालय एक प्रहरी की भांति खड़ा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? जो नाम होता है ना वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हिमालय एक नाम है। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन का सही रूप है? तो वो है परिस्थितियों। ये और सब गलत हैं, ध्यान से देख के आपको पता चल जाएगा। ये शब्द आपको कहीं दूसरी जगह भी आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। दिए गए शब्दों में किसमें विशेषण विशेष्य का सही संबंध है? विस्तृत भूभाग, अमन चैन, गुण दोष, खेतीबाड़ी। तो विशेषण विशेष्य बताना है, मतलब पहले विशेषण होगा फिर उसके बाद क्या होगा? विशेष्य होगा। तो वो है विस्तृत भूभाग। ठीक है। दिए गए शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अब तो आपने स्पेलिंग बताना है, किसका स्पेलिंग जो है वो सही है। ये सिद्धार्थ गलत है, विपत्ति गलत है, विरुद्ध भूगोलिक। तो सही जो है वो है विरुद्ध। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जाता है विरुद्ध, और विरुद्ध इस तरह से भी लिखा जाता है बच्चों। ये दा आ गया, ये हलंती होता है, इसके साथ में धा आ गया, विरुद्ध, ऐसे भी लिखा जाता है 2 तरीके से। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई रेखांकित में कौन सा कारक है? तुलसीदास द्वारा। तो ये है करण कारक। जब भी द्वारा लगता है तो करण कारक होता है। कारक पढ़ लीजिए, कारक 8 होते हैं। ठीक है। मैं पुस्तक शीघ्रता से पढ़ता हूँ, मैं के स्थान पर आप का प्रयोग करने से वाक्य का रूप कैसा होगा? आप पुस्तक शीघ्रता से पढ़ते हैं, तो ये उत्तर है इसका। आप पुस्तक शीघ्रता से पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में अधिक शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी? अधिक, अधिकतर, अधिकतम, है ना, ये होगी अधिकतम। सेवक बिस्तर से उठ बैठा, वाक्य में उठ बैठा क्रिया का कौन सा भेद है? हाँ, सेव से बिस्तर से उठ बैठा सामान्य क्रिया है क्या? सहायक क्रिया है क्या? संयुक्त क्रिया है क्या? या पूर्वकालिक क्रिया? तो कौन सी क्रिया है? ये सामान्य क्रिया है ना। संयुक्त भी नहीं है क्योंकि यहाँ 2 क्रिया तो है नहीं है, एक ही है। सहायक क्रिया भी नहीं, किसी की सहायता भी नहीं कर रही है। पूर्वकालिक क्रिया भी नहीं है। अब पूर्वकालिक हो सकती है लेकिन सामान्य क्रिया भी इसका उत्तर है। निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। किसके? विद्यालय, नदीश, गणेश और देवोत्थान शब्दों का संधि विग्रह करना आपने। विद्यालय का जैसे आपने किया होगा, ये तो सब पढ़े हुए हैं आपने। विद्याधन आलय है ना, विद्यालय हो गया। वैसे ही नदीश, नदी धन ईश, नदीश। फिर गणेश, गणधन ईश, गणेश। फिर देवोत्थान, देवधन उत्थान, देवोत्थान। देवधन उत्थान, देवोत्थान, गुण संधि है। अब वैसे ही लिखा है यथावसर, महात्मा, गंगापुत्र, त्रिकोण शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो यथावसर, अवसर के अनुसार, है ना। महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा। गंगापुत्र, गंगा का पुत्र। त्रिकोण, 3 है जिसके कोण, त्रिकोण। उत तथा सम उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। उत का बनाना आपने, उत के लिए आपने ऊपर पढ़ा भी था कहीं, उत्थान। ठीक है। या और क्या बना सकते हो आप? उत, उत्तम, उत्तम। ठीक है। और उसी तरह सम, सम से क्या बन जाएगा? सम वाले भी आपने ऊपर बहुत सारे शब्द पढ़ लिए हैं। ठीक है। तो इसका हो जाएगा समायोजन हो सकता है। ठीक है, समायोजन। वैसे ही 2 शब्द बनाने हैं आपने, और भी कुछ बन सकता है। और क्या हो सकता है? समानता, नहीं समानता नहीं होगा। ठीक है, समानता नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? और तो समुत्थान हो सकता है, समुत्थान। बहुत सारे शब्द जो हैं बन जाते हैं। और भी आप देख लो, आपके पास समय है अभी, प्रैक्टिस करो इस तरह से। जो उपसर्ग हमने पढ़े हुए हैं उन उपसर्गों को अच्छे से आप लर्न करो। उसी तरह से दार तथा ईला प्रत्यय से 2 शब्द बनाइए। दार तथा ईला प्रत्यय, जैसे दुकान के साथ दार लग जाता तो क्या बन जाता है? दुकान दार। ये दार प्रत्यय है ना, दुकान शब्द था, दार प्रत्यय है। वैसे ईला, ईला क्या होगा? जैसे चमक, चमक धन ईला, तो क्या बन जाता है? चमकीला। तो ईला प्रत्यय लग गया है ना। अब प्रश्न संख्या 9 है। इसमें लिखा है कि दिए गए निर्देश के अनुसार पत्र लिखिए। तो पत्र लिखना है। आपका नाम मनदीप या मनदीपा या मनदीप है। आप सेक्टर 62 मोहाली में रहते हैं। समाचार पत्र दैनिक भास्कर के हास परिहास अंक में आपके लिए चुटकुले प्रकाशित होते हैं।
इस कारण से समाचार पत्र समूह ने आपको 5,000 रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा है। इसकी जानकारी अपने दादाजी को पत्र के द्वारा आपने देनी है। क्या हुआ, आपने इस पत्र को पूरा समझा? ये लिखना क्या कि आपका नाम मनदीप है या मनदीपा है। आप मोहाली में रहते हो, सेक्टर 62 में। और दैनिक भास्कर नाम का एक न्यूज़पेपर है, उसमें एक पेज है उस न्यूज़पेपर का, हास परिहास करके अंक में आपके लिखे, उसमें आपने जो चुटकुले लिख के प्रकाशित करवाए हैं, उसकी वजह से समाचार पत्र ने आपको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दे दिया। तो आप अपने दादाजी को इस बात को बताओ लिख करके, पत्र के माध्यम से। यही लिखना आपने, अच्छे से लिखना, तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा ही आपको पत्र आता है एग्ज़ाम में, तो इसकी प्रैक्टिस करो। लिखा, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखो। वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य जीव हो गए जंगल में रहने वाले जानवरों की सुरक्षा। बाढ़ की विनाश लीला, जैसे बाढ़ आ जाती है किस तरह से विनाश करती है, वो आपने पूरा लिखना है। तो शहरी जीवन की समस्याएं, शहरी जीवन जो है उसकी समस्याएं आपने बतानी है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका एक छोटा सा सैम्पल पेपर जिसे आपने इस वीडियो में देख लिया। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और संस्कृत के क्वेश्चन पेपर को समझने के लिए भी आपको हमारे चैनल से जुड़ के रहना पड़ेगा। संस्कृत का क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा, उसको भी आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपके 60 में से 60 मार्क्स संभव हो पाएंगे। और हाफ़ ईयर में इस बार ना अच्छे मार्क्स लेने हैं। आपका A1 ग्रेड आना ही चाहिए, मतलब अगर नहीं भी आएगा कोई बात नहीं, लेकिन पूरी कोशिश करनी है आपने A1 के लिए, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।